नेक्स्ट टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 5 सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना। वैसे हम लोगों को दो तरह का फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब मैग्नेटिज्म में आएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी हम लोग केवल 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर आएंगे और वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग अलग दिखाना होगा, तो 5E सिंबल यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एंड 5B सिंबल यूज करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। अभी हम लोग चूंकि केवल एक ही तरह का फ्लक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी रिप्रेजेंटेड बाय द 5 सिंबल। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम लोग इलैबोरेट करेंगे। स्टेटमेंट लिखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस, number of electrical lines passing through, number of electrical lines passing through given cross sectional area, passing through given cross sectional area, given cross sectional area is known as electric flux, is known as electric flux। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, the number of electrical lines passing through given cross sectional area is known as electric flux, is known as electric flux। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग फ्लक्स का जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस सब का मीनिंग बताते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब फॉर्मूला डिफाइन करोगे, अब फ्लक्स वर्ड का मीनिंग क्या बताएं कि नंबर ऑफ लाइंस है ना, तो ये चीज किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहले तो देखो एरिया पे, ऑब्वियसली अगर ये एरिया इतना बड़ा है तो नंबर ऑफ लाइंस इसमें से ज्यादा पास करेंगे। अगर हम एरिया इतना छोटा लेते हैं तो इसके अंदर से नंबर ऑफ लाइंस ऑब्वियसली कम पास करेंगे। तो ये जो फ्लक्स है या नंबर ऑफ लाइंस है वो किस पे डिपेंड किया, एरिया के वैल्यू पे। एरिया छोटा है तो कम लाइंस पास करेंगे और एरिया अगर बड़ा है तो बड़े लाइंस पास करेंगे। तो दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहला तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल कैसे होगा, अगर मान लो ये एरिया आप फिक्स रखते हैं, इतना ही एरिया है और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्यू चार्ज रखे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास कर रहे हैं। जब हम इस चार्ज को दूर लेके जाएंगे तो इसके अंदर से नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगे, कम पास करेंगे ना। ध्यान दो, ये क्यू चार्ज है और एरिया हम अभी यहाँ पे रखते हैं, तो इसके अंदर से इतने सारे लाइंस पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास कर रहे हैं। दूसरा, एरिया उतना ही बड़ा है, जितना एरिया यहाँ पे अभी भी उतना ही बड़ा है, बट हम इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहाँ लेके चले आए। तो इतने सारे लाइंस अब क्या होंगे, जो लाइंस ये थे वो लाइंस अब बाहर से पास कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर से पास करेगा वो वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कम होना है। ये चार्ज जब यहाँ आएगा तो ज्यादा लाइंस पास करेंगे, दूर है तो कम लाइंस पास कर रहे हैं। ये चार्ज यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ ज्यादा है ना, पास है पॉइंट। ये चार्ज दूर ले गए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है। कम है तो कम लाइंस पास कर रहे हैं, पास है यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा लाइंस पास कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स is proportional to the area as well as electric field value। तो इन दोनों की ही प्रोडक्ट पे तुम्हारा ये फ्लक्स डिपेंड करता है। तो जब हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे ना, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का प्रोडक्ट होगा। These two are directly proportional, so this flux is equals to electric field into the area। तो तुम्हें ये रफ आइडिया समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस है और नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया से किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। तो पहला तो एरिया पे, एरिया ज्यादा करोगे तो लाइंस ज्यादा होंगे, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये टर्म। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो नंबर ऑफ लाइंस कम है। तो दूसरा फैक्टर जिसपे ये फाई डिपेंड कर रहा है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों को कंबाइन करोगे तो फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया। ये रफ पार्ट आया समझ में, ठीक है। तो नोट के अंदर पहले इस पार्ट को लिखो, ये जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें रिवीजन में हेल्प करेगा, है ना। इसको नोट करके लिखो, फिर हम अब प्रॉपर वे में समझा रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। नोट करो।
किसी को डाउट है? माइक ऑन करो। नो सर। नहीं है ना? नो सर। चलो सर हाँ बोलो। ये स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर स्केलर अभी बताएंगे। डॉट प्रोडक्ट देखो, अभी हम प्रॉपर फॉर्मूला भी नहीं लिखे हैं फ्लक्स का क्या है ना, हम एक रफ बताएं कि फ्लक्स किस किस टर्म पे डिपेंड करेगा ना। तो एरिया पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट था तुम्हारा। अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड वन जो हम लोग वर्ड यूज किए क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसको क्या बोले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया वर्ड का मतलब है वो एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में भी पढ़े होगी, जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं R इक्वल्स टू रो L बाई ए, आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भी। इसमें जो लेंथ लेते हैं वो करंट के डायरेक्शन में होता है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लेते हो वो करंट के डायरेक्शन का एरिया होता है। जैसे ये वायर है और इस वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, तो ये एरिया से हमें मतलब है करंट के परपेंडिकुलर एरिया। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वर्ड का मीनिंग क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट जो है वो फ्लक्स के इक्वल है। तो ये जो हम एरिया दिखा रहे हैं, दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसा एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वो वैल्यू तुम्हें कंसीडर करनी है। ध्यान दो। अब सपोज हम फॉर्मूले पे आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट देखो। सपोज तुम्हारे पास ये एरिया है, हम लोग एरिया ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, और इस एरिया का एरिया वेक्टर ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होना है। सो लेट दिस एरिया इज एस या ए, जो भी कंसीडर करना चाहते हो। अगर हम एरिया को ऐसे रखेंगे तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता। एंड सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एंड दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो एरिया ऐसे है, एरिया वेक्टर इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच थीटा एंगल कंसीडर कर रहे हैं। सो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम अभी मीनिंग क्या बताएं? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है वो एरिया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ये एरिया परपेंडिकुलर तो है नहीं, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इस तरह से। तो हम इस डायग्राम को यहाँ पे दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, एंड तुम्हें जो एरिया लेना है ये एरिया नहीं लेना है। कौन सा एरिया लेना है? जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो हमें इस साइड के एरिया से मतलब है, इसके परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए। तो ये अब बताओ, अगर एरिया ऐसे होगा तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ध्यान से सुनना, पहले समझ लो फिर लिख लेना। अगर एरिया ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड है। अगर हम एरिया ऐसे कंसीडर करें तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे आना है, दिस इज द वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इस साइड आएगा। तो हम लोग करते क्या है ना, इस s का कंपोनेंट निकालो। ये एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? तो इसका कंपोनेंट इस साइड जो लिखोगे, दिस कंपोनेंट s का इधर s वेक्टर है, इसका कंपोनेंट इस साइड क्या आता है? s cos थीटा, s cos थीटा। और अब इस एरिया के इधर वाला कंपोनेंट अगर s cos थीटा है तो इसका एरिया कैसे होगा? एरिया विल बी दिस वन। एरिया ऐसे होना है, क्योंकि अगर ये एरिया वेक्टर है तो इसका
एरिया इस तरह से होगा, अगर ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। सो एस कॉस थीटा इज द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस जो एरिया लिख रहे हो, दिस एरिया की वैल्यू कितने के इक्वल है? एस कॉस थीटा के। इस एस का इधर वाला कंपोनेंट एस कॉस थीटा, एंड दिस एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल इसे यूज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसी दोनों का प्रोडक्ट फ्लक्स कहलाता। सो वी राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is the product of this electric field and the area vector, cross section area. So we write E into S into cos theta, and cos theta है, इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट A dot B is AB cos theta होता है. So this is the dot product of electric field and area vector. E dot S is the flux formula. फिर ध्यान से देखो, हम लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रोडक्ट फ्लक्स कहलाता। यहाँ पे हम एरिया ऐसे कंसीडर किए तो एरिया वेक्टर इसका इससे ही आया। हमें इस एरिया से नहीं मतलब है, हमें वो एरिया चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे आएगा, और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे आया तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस एस का कंपोनेंट इस साइड कितना आता है? एस कॉस थीटा। और ये एस कॉस थीटा दूसरे डायग्राम में बताएंगे, जो एस कॉस थीटा है वो एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा फ्लक्स कहलाता है। लास्ट डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि सर ये एस कॉस थीटा ही क्यों ले रहे हैं, एरिया एस कॉस थीटा कैसे आया है इधर है, तो उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ डायग्राम को सही से समझ लो फिर लिख लेना। सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, एंड हम लोग एरिया कैसे लिए? इसका एरिया वेक्टर इस साइड है, दिस इज योर एस वेक्टर। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो मुझे ये बता, ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा। अब इसका इधर वाला कंपोनेंट बोलो कितना होना है? ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला पार्ट। तो ये पार्ट अगर देखोगे तो ये एंगल मुझे बताओ कितना है? ये वाला एंगल कितना है? दिस एंगल कितना होगा? ज्योमेट्री लगा के बोलो। इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल कितना होगा? कोई बताओ। हम लोग के लिए ये वाले लाइन के साथ, ये लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन और इसके बीच का एंगल ये थीटा है। चलो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना? दिस इज एस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल थीटा, सो ये एंगल थीटा यहाँ तक सही है। अब हम इस डायग्राम में हम ये एंगल पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना होना है, ये एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को दोबारा से ये ड्रॉ किए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, और ये एंगल जो है दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल 90, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना? ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है। ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल कितना बना? दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ज्योमेट्री लगाओ, ये लाइन और ये लाइन 90 पे है, ये वाला एंगल थीटा, सो ये बचा हुआ एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90। सो इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? तीनों का सम 180 होना चाहिए। सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल कम्स आउट थीटा। और लास्ट डायग्राम, अब हमें ये पता लग गया कि ये एंगल थीटा है, तो ये पार्ट इस लाइन के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल है, और इसका मैग्नीट्यूड एस था। तो इस एस का इस साइड का कंपोनेंट, इस एरिया के इधर वाला कंपोनेंट क्या होना है? एस कॉस थीटा। जैसे ये ए होता तो ए का ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा, सेम वे में अगर ये एस है मैग्नीट्यूड वाइज, तो एस का इधर वाला कंपोनेंट जो तुम लिखोगे, ये कंपोनेंट हम जेड से दिखा रहे हैं, इस पार्ट की जो वैल्यू आनी है, दिस पार्ट विल बिकम एस कॉस थीटा। जैसे ये ए, तो ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, ये एस, तो एस का कंपोनेंट एस कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो ये रेड वाला हम कलर दिखा रहे हैं, ये एस कॉस थीटा है। और अगर इस एरिया का डायरेक्शन पूछे किधर है, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आया? एस कॉस थीटा, व्हिच इज दिस मच, एंड डायरेक्शन किधर होगा इस पार्ट का? डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर होना है,
so direction is in this side. so इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इस एरिया का मैग्नीट्यूड s cos थीटा के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे बताया कि s cos थीटा कैसे आया, उसी चीज को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस मैग्नीट्यूड को s cos थीटा बोलोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था E, एंड ये जो एरिया आया इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना आया s cos थीटा। तो s cos थीटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सो इसका और इसका प्रोडक्ट तुम्हारा फ्लक्स कहलाता। सो दैट why we write flux is equals to electric field into the cross sectional area which is s cos theta, and इसी को ऐसे लिखेंगे flux is E dot s। किसी को डाउट है तो बोलो, इतना ज्यादा इलेबोरेट इसलिए किए ताकि तुम्हें, हाँ बोलो। सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो वाला बता दो, जो थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल पूछ रही हो? नो सर, ये नो सर, उससे बगल वाला, इससे बगल यहाँ का तुम्हारे पास कौन सा पार्ट बोले, ये पूछ रही हो? चलो मैं ऐसे पूछ रही, ये पूछ रही हो? यस सर। इसमें हम ये बताए ना, देखो पहले देखो, हम ये बोले कि कोई भी एरिया मान लो ऐसे है, दिस इज योर एरिया जिसको एस से बताएं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई। तो एरिया का एरिया वेक्टर किधर होना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो इस साइड आता, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो ये तुम्हारा एस वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सो दिस इज थीटा। ये समझ में आया? यस सर। अब तुमसे हम पूछे कि इस वेक्टर का कंपोनेंट बताओ, इस साइड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना होगा कंपोनेंट, तो इसका इस साइड का कंपोनेंट क्या लिखोगी? जैसे ए वेक्टर है तो ए cos थीटा, s cos, हाँ, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट s cos थीटा लिखते हैं ना। तो इस वेक्टर का, अब ध्यान दो, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना आ गया s cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो एरिया कैसे होगा, s cos थीटा ऐसे होना है ना, एरिया वेक्टर ऐसे था तो एरिया तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर। ध्यान दो, यस सर। अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर ऐसे है ना, ये समझ आ रहा है? तो यस सर। एरिया वेक्टर और एरिया दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो एरिया ऐसे। यहाँ पे क्या निकाली, एस वेक्टर का कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या हो, ये डायरेक्शन तुम निकाली, डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है, इस डायरेक्शन में, तो अगर डायरेक्शन ऐसे है तो एरिया क्या होगा, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो एरिया ऐसे है जिसकी वैल्यू s cos थीटा है। तो यही s cos थीटा क्यों हुआ, ये पार्ट s cos थीटा क्यों हुआ, वो समझाने के लिए हम तुमको बताएं कि अगर ये s है तो इसका ये वाला कंपोनेंट s cos थीटा होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। किसी को दिक्कत इस एक्सप्लेनेशन में कहीं पे डाउट है, इस एक्सप्लेनेशन में कहीं पे डाउट है? देखो तुमसे कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, फ्लक्स इज ई डॉट एस कैसे आया, बहुत देखो ध्यान दो। अब लास्ट बार बहुत हो गया, यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो ये चीज डायरेक्शन बता रहे हैं सर, आ गया समझ। लास्ट बार कोई बात नहीं है, ये डायरेक्शन है तो ये मैग्नीट्यूड एस है। अब इस डायरेक्शन का तुम कंपोनेंट निकाल दो इस साइड, तो अगर ये डायरेक्शन इस साइड होगा तो इसका एरिया ऐसे होना है, तो मैग्नीट्यूड इसका एस था ना, इसका मैग्नीट्यूड एस है, इस पार्ट का मैग्नीट्यूड एस है, और ये डायरेक्शन है। जब ये डायरेक्शन होगा तो इसका मैग्नीट्यूड एस cos थीटा है, इस एरिया का मैग्नीट्यूड एस cos थीटा है, और इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। अब ध्यान देना, हम ये बोले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बोले ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया ऐसे है, ध्यान देना, एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर हुआ। कार्तिक समझ में आ रहा है? ये एरिया ऐसे है, ये एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया इज इन द सेम साइड, बट
द एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया परपेंडिकुलर है और इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये नहीं कि ये और ये डायरेक्शन वाइज सेम हो गया, डायरेक्शन सेम है तो एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। चलो तो हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब यही एरिया अगर स्मॉल होता, नीचे स्टेटमेंट लिखना, इफ द एरिया इज वेरी स्मॉल, तो आज हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, लिखो इफ एरिया इज वेरी स्मॉल देन, अब अगर एरिया काफी छोटा हुआ तो उस एरिया को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एरिया को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ds से, सो दिस इज योर ds। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में माने हैं, इस डायरेक्शन में, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो इसके कारण जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी d फाई। अब ये स्मॉल एरिया का फ्लक्स इसलिए d फाई लिख रहे हैं, दिस d फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का डॉट प्रोडक्ट था, सो दिस इज E डॉट ds, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds का डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस एरिया, इफ अगर एरिया काफी बड़ा है, इफ एरिया इज लार्ज, अगर एरिया की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो इसको समझाने के लिए तुम ऐसे समझो, मान लो हम एक प्लेट लेते हैं और इसे तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लेट है, और तुमसे कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू बताओ, तो हम लोग जानते हैं कि छोटे से एरिया से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, छोटे से एरिया से फ्लक्स की वैल्यू आई E डॉट ds और दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया। जैसे ही कंटिन्यूअस की बात आती है, जहां पे हम कंटिन्यूअस चार्ज के बारे में तुम लोगों को बताए थे, तो हम इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लो, इन स्मॉल एरियाज, ठीक है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लिए, और इस छोटे से एरिया में ये फॉर्मूला लगाएं E डॉट ds, और इससे फ्लक्स की वैल्यू मान लो d फाई 1 आई, d फाई इज द फ्लक्स, तो इस छोटे से एरिया में ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू मान लो d फाई 1 आया, दूसरे स्मॉल एरिया से फ्लक्स की वैल्यू d फाई 2, तीसरे से d फाई 3, इस तरह से सब में हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स जो है इन सबों का सम होना है, फ्लक्स वेक्टर या स्केलर, तो तुम खुद देख रहे हो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट, सो ये स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग एडिशन करेंगे सिंपल, अगर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे d फाई 1 प्लस d फाई 2 प्लस d फाई 3 एंड प्लस सो ऑन, जितने सारे वैल्यूज है सबको ऐड करो, नॉर्मली जैसे एडिशन करते हैं। अब इन सबों को ऐड करने के लिए, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, और बहुत सारे टर्म्स को ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का, सो वी राइट दिस सम एज इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, मीन्स सम ऑफ a small flux d5 plus d5 plus d5 plus d5, इस तरह से छोटे छोटे फ्लक्स की वैल्यू को ऐड करोगे तो इस पूरे एरिया का फ्लक्स आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई इंटीग्रेशन, d5 कितने के इक्वल होगा, E डॉट ds के, सो वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, ये तुम्हारे लार्ज एरिया से फ्लक्स की वैल्यू आई। तो मेन फॉर्मूला तुम्हारा ये है फ्लक्स का, फ्लक्स इज E डॉट ds, और इसका इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ ए स्मॉल फ्लक्स, ठीक है। अब इसी में स्पेशल केस आता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स की वैल्यू जो लिखोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, इसमें E कांस्टेंट है इसलिए हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके आएंगे, सो जब E बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना रहा, ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, ये डॉट है, और इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब लैंग्वेज में बोलो, दिस इज द सम ऑफ ए स्मॉल एरियाज, है ना, सो ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds, इन सबों को ds 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 जब ऐड करोगे तो तुम्हें ये टोटल एरिया मिलता, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, तो फ्लक्स की वैल्यू E डॉट s भी लगाएंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट वी विल यूज E डॉट s, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल देन वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और इंटीग्रेट करके वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, तो ये यूज करना है व्हेन E इज कांस्टेंट,
और ये यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है क्या और इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इतना नोट करो, पहले नोट कर लिए, लिख ली सबको ही? यस सर। धनंजय हो गया? यस सर। तो अब देखो इसको अप्लाई करना कि कैसे यूज करेंगे ना। तो हम लोग फॉर्मूला सीख गए कि फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट एस या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस लगाओगे। अब ध्यान दो, जैसे इसी एग्जांपल में मान लो ये यूनिफॉर्म होता और ये एरिया जो है वो ए इंटू ए के इक्वल आती, मान लो ये स्क्वायर होता। हम एक दो एग्जांपल पहले बता रहे हैं छोटे छोटे, देखो ये ए बाई ए का प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अब तुमसे कहा कि इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, तो जैसे ही तुमसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो हम लोग इस पे आ जाएंगे डायरेक्ट, है ना, ई डॉट एस यूज करोगे तो जो फ्लक्स की वैल्यू आती दैट इज ई डॉट एस। अब ई डॉट एस क्या होना है, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, एस का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस पार्ट, इस पूरे का एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे किए थे, इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ एरियाज, तो दिस टोटल एरिया, इस पूरे एरिया की वैल्यू कितनी है, a इंटू ए, सो दिस इज ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज द एंगल, सो इस एरिया को वैसे रखे हुए हैं, इसका डायरेक्शन इस साइड है, सो एरिया वेक्टर हम वैसे शॉर्ट में दिखा रहे हैं, एरिया वेक्टर उस साइड है। सो कॉस कितना हो गया, 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0, सो कॉस 0 1, सो जो फ्लक्स की वैल्यू आई e इंटू ए स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं कि तुम फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको ध्यान से बनाना। सपोज तुम्हारे पास ये कोई स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर बोल रहे हैं, सर्कल, जिसका रेडियस जो है वो r है। r रेडियस का एक सर्कल है, इसे हम लोग बोर्ड में रखे हैं, ऐसे बोर्ड पे रखे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ, इस लाइन के साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ एंगल बना रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू E, एंड दिस एंगल सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट 30 डिग्री या 60 डिग्री ले लो, ठीक है। डायग्राम आ रहा है समझ में, तो ध्यान से सुनो फिर से। ये एक सर्कल, इस सर्कल को हम ऐसे रखे बोर्ड पे, और ये लाइन जो तुम्हारा रेडियस है, इस रेडियस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये रेडियस है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो तुमसे कह रहा था कि बताओ इस पूरे प्लेट से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखा दे रहे हैं, दिस वे। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर प्लेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर प्लेट, बताना कितना आएगा। स्क्वायर कॉस कितना आया, ई पाई आर स्क्वायर कॉस 60 डिग्रीज, ई पाई आर स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। सबका ये आंसर आ रहा है? कोई ऐसा बच्चे जिसका आंसर इससे अलग आया हो? सिमरन, कितना है आंसर? सर आ गया, कितना बोलो? ई पाई आर स्क्वायर कॉस 60 आ रहा है। नंदिनी, नंदिनी कितना आया बताओ? इतना ही आ रहा है? ऐसे आ रहा है। यस सर। एक देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये वैल्यू ना गलत है, इसलिए हम
छोटे छोटे क्वेश्चन से तुम्हें टर्म्स क्लियर कर रहे हैं, ये नहीं कि तुम्हें फॉर्मूला आ गया फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता है। सबसे पहला जो हम लोग फ्लक्स निकाले, फ्लक्स की वैल्यू क्या बोले, ई डॉट एस। हाँ, जीरो आएगा आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज किए। फॉर्मूले के बाद लिखोगे ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया ठीक है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर लिख लिए, बट इस फॉर्मूले में थीटा क्या था, अरे तो थीटा ये एंगल कोई भी एंगल ले लो, थीटा हम क्या बताए थे, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, कोई भी एंगल नहीं। सो अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, और एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इस सर्कुलर प्लेन के परपेंडिकुलर, हम बताए थे कि सर्कल ऐसे रखा हुआ है बोर्ड पे, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर होना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऐसे हैं, और इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये और ये आपस में 90 डिग्री पे, दिस एंगल इज 90। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल 90 होगा, ना कि 60। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड cos 90 की वैल्यू 0, सो दिस होल टर्म गोज टू 0। तो फ्लक्स वैल्यू इज 0। हाँ बोलो। एरिया का डायरेक्शन ऐसे कैसे हो रहा है? एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, पहले तो तू बता, एरिया किस डायरेक्शन में होता है, इस सब कुछ छोड़ो, मुझे बस इतना बता, एरिया वेक्टर किधर होता है, बोलो। परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर ना, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर, सही है। अब ये बताओ, हम एरिया क्या बताए थे, इसलिए हम क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। एरिया कैसे बोले थे, ये मान लो सर्कल है और इसको तुम बोर्ड पे ऐसे रखे हो, तो ये एरिया का प्लेन हुआ, ठीक है। यस सर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा बताओ, इधर की ओर ही होना है ना, नहीं होगा। यस। अगर एरिया ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होना है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी एरिया ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होना है, समझ में आया। यस। तो इसलिए तो हम टर्म्स क्लियर किए कि एरिया वेक्टर क्या होता है, पिछले क्लास में हर चीज अभी भी बताए थे। चलो अब फॉर्मूला लगाना सीख गए। किसी को डाउट है, नो सर। जब पूछते हैं ना तो बोला करो, पता ही नहीं चलेगा मुझे, फिर ऑनलाइन में बस यही थोड़ी सी दिक्कत है ना, इसलिए रिस्पांस दिया करो कि हाँ सर आ रहा है, समझ में ना। ध्यान दो, तो फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लोगे। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी का ही पहले पूछते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब बाकी और कुछ नहीं। अगर तुम्हें फ्लक्स निकालना आ गया तो गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशंस वाले पार्ट ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, बस फ्लक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और मान लो हम एक सर्कुलर सिलेंडर लेते हैं ऐसे, फिर इस सर्कुलर सिलेंडर का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज r। कभी ये बोल देगा, कभी ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें पूछा हुआ है, सिलेंडर के जगह पे ना एक क्यूब दे करके, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें किसी बॉक्स को रख दिए। अभी तो हम यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर वेरिएबल का एग्जांपल लेंगे। ऐसे बॉक्स रख दिए, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड तुमसे पूछ रहा है इन दोनों केस में what is the amount of flux passing through this cylinder and amount of flux passing through this cube, इन दोनों से फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ट्राई करना, 1 मिनट का टाइम है, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ये नोट करके फिर बताओ। जीरो आएगी। जीरो आएगी पक्का, दोनों में, तो पहले वाले में और दूसरे वाले में निकालो निकालो, ही बता रहे। ऐसे दिख रहा है, ऐसे करो तो साइंस नहीं दिखता।
अभी ऐसे नहीं दिख रहा, ऐसे थोड़ा दिख रहा। चलो आगे सबका ट्राई कर लिए। धनंजय कितना है आंसर? यस सर। सर सिलेंडर का आया सर पाई आर स्क्वायर ई सर, और ये सर इस वाले का आया सर ए स्क्वायर ई। स्क्वायर ई। चलो ध्यान दो, अगर चलो ध्यान से देखो जो बता रहा है। पहला तो ये ध्यान देना, सपोज तुम्हारे पास ये सिलेंडर है, चलो अभी कुछ है नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हम इसी को ले रहे हैं। ये सिलेंडर कंसीडर करो एंड इसमें ये सर्कुलर पार्ट है, सॉरी सर्कुलर मतलब सिलेंड्रिकल शेप, ये सर्कुलर पार्ट और इसके सामने वाला ये सर्कुलर पार्ट। तो हम इस पूरे एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किए, इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया और ये कर्व पार्ट का एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस साइड था। अब ध्यान से सुनना, अभी बोलोगे नहीं बीच में कोई। इस एरिया का जो कर्व पार्ट है इसका एरिया वेक्टर किधर होना है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ देखोगे तो इस साइड, यहाँ देखोगे तो इस साइड, यहाँ देखोगे तो इस साइड, यहाँ देखोगे तो इस साइड। सो एरिया वेक्टर इस तरह से है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस साइड, एरिया वेक्टर ऐसे। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 है ना, दिस एंगल इज 90। सो फ्लक्स की वैल्यू E इंटू एस इंटू cos 90 की वैल्यू 0। सो इस पॉइंट पे फ्लक्स 0 आया। अगर हम यहाँ का एरिया देखेंगे, इस पॉइंट का एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। फिर से दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज 90। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, यहाँ पे भी आओगे एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एंगल इज 90। सो इस पूरे कर्व पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल 90 है। सो कर्व पार्ट पे तो फ्लक्स 0 आ गया। ध्यान देखो, तो इस वाले पार्ट पे एरिया वेक्टर इधर है, एस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। सो दिस एंगल इज 90 एंड सो द फ्लक्स इज 0। अब बचा कौन सा? 2 पार्ट और, एक ये सर्कुलर पार्ट, एक ये सर्कुलर पार्ट। अब मुझे ये बताओ, इस वाले पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर, बट वॉल्यूम के अंदर नहीं होगा, वॉल्यूम के आउटसाइड। सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। सो इस पॉइंट पे फ्लक्स की वैल्यू को मान लो हम φ1 बोलते हैं। अभी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे बताओ एरिया वेक्टर किस साइड होना है? तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बट इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर वॉल्यूम के अंदर नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू मान लो φ2i। तो φ1 एंड φ2 की वैल्यू कितनी होगी? तो φ1 जो है, φ1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा रहे हैं, E इंटू एस एन इंटू द cos 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल 0 है। सो E एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पार्ट का एरिया, cos 0 1। सो दिस इज द φ1। φ2 की वैल्यू कितनी आनी है? φ2 इज, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर एंड देन cos थीटा, E एस cos थीटा। थीटा कितना?
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज 180, सो वी राइट cos 180. cos 180 इज -1, सो E into एंड S इज पाई स्क्वायर. इस एरिया की वैल्यू, तो देखो अगर तुम्हें इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है तो क्यूब मान लो ये तुम्हारा बॉक्स है ना, इसका एरिया वेक्टर फिर ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इस सरफेस का जो ऊपर वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड, ऐसे परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर. तो एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फिर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90. सो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90. सो इस सरफेस से फ्लक्स 0. हम इस पूरे बॉक्स को ना 6 फेस है, 6 फेस को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं. दूसरा तुम्हारा ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर. सो बाहर क्यों आया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. सो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच का एंगल 90. सो फ्लक्स की वैल्यू फिर से 0. तो इस फेस से 0 हो गया, इस फेस से 0 हो गया, इस वाले फेस से, नीचे वाले फेस से भी 0 आना है क्योंकि इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल इज अगेन 90. बैक वाला फेस, इधर वाला जो फेस है यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एंगल इज 90. तो ये जो 4 सरफेस है इससे तो 0 आ गए, बचे ये वाला फेस और ये वाला फेस, 2 फेस और है. इस फेस को हम लोग यहाँ पे कलर्ड पार्ट में दिखा दे रहे हैं, ध्यान दो. एक इधर वाला फेस है और दूसरा ये फेस है. इस फेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सो वॉल्यूम के अंदर नहीं आउटसाइड. सो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है. सो फिर यहाँ पे एंगल 180, यहाँ पे एंगल 0, यहाँ के फ्लक्स को φ1 कह लो, यहाँ के फ्लक्स को φ2 कह लो. φ1 इज E into S into cos 180. सो E और एरिया तो A into A, अगर मान लो साइड इसका लेंथ A था, सो E into A स्क्वायर बट माइनस साइन बिकॉज cos 180 इज नेगेटिव. एंड φ2 की वैल्यू क्या लिखोगे, E into एरिया इज A स्क्वायर, A into A इज A स्क्वायर और एंगल इज 0. सो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, सो E into A स्क्वायर. तो φ2 एंड φ1 दोनों निकाल लिए. जब टोटल फ्लक्स निकालोगे दोनों ऐड करेंगे, दिस कम्स आउट 0. बाकी 4 फेसेस पे तो 0 थे ही, इस पे इन चारों पे 0 था और इसका और इस पे जब फ्लक्स निकाल के ऐड किए तो उनकी वैल्यू क्या होगी ऐड करने पे 0. सो टोटल फ्लक्स इज 0. समझ में आया इतना? माइक ऑन करके बोलो, क्लियर है? चलो तो इसको नोट कर लो, फिर हम कल डिस्कस करेंगे इससे आगे ना. रिवाइज जरूर कर लेना इस टॉपिक को.